नमस्कार। क्लास 8 आपको भारत की खोज पढ़ा रही थी। भारत की खोज में मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, उसके चित्र भी आपको दिखाए हैं। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आर्यों का आना, वेद क्या है, प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण क्या है। तो ये सब आपको बुक से पढ़ा दूंगी और आप समझिए। जैसे आर्य क्या है इनके बारे में जानना, नीचे प्रश्न को बता दूंगी। और वेद क्या है, वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए अपने, जिसका अर्थ है जानना। सीधा साधा मतलब अपने समय के ज्ञान का संग्रह। जो उस समय जो ज्ञान था वो संग्रहित करके वेदों के रूप में लाया गया है, मतलब इकट्ठा करना। ओके, तो इसको आपको समझना है। थोड़ा थोड़ा करेंगे और थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए, रीडिंग करिए। आपको बहुत तबसा लगने वाली चीज़ बड़ी आसान नज़र आएगी या लगेगी जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलो। ये देखिए मोहनजोदड़ो के खंडहर हैं। आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये भी आप दिमाग में बिठा लीजिए। जो भी चीज़ का उसका लिंक जोड़ते रहिए। मोहनजोदड़ो कहाँ है? अवशेष सिंध में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में। और हड़प्पा कहाँ है? पश्चिमी पंजाब में। सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान पे रखिए। अब देखते हैं आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी, मैंने शायद पढ़ा दिया, फिर से बता रही हूँ आपको। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कौन थे, उनका आगमन कहाँ से हुआ, इस बात की जानकारी हमें अब भी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कौन थे, उनका वो कैसे आए, हमें कुछ इस बात की जानकारी नहीं है। इस बात की संभावना अधिक है कि आर्यों की संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी, कि जो आर्य थे उनकी जो संस्कृति थी वो अपने भारत देश की ही संस्कृति थी, जिसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिणी भारत में भी पाई जा सकती हैं। कुछ विद्वानों को आर्यों और दक्षिणी भारत की द्रविड़ जातियाँ एवं संस्कृत के बीच आवश्यक एकरूपता दिखाई पड़ती है। यदि पुरा काल में कुछ लोगों का भारत में आगमन भी हुआ था, तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हम व्यवहारिक दृष्टि से भारत के ही निवासी मान सकते हैं। देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हम व्यवहारिक दृष्टि से भारत के ही निवासी मान सकते हैं। इस सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इसका अंत अचानक किसी दुर्घटना से हो गया, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। ऐसा भी माना जाता है कि इसके अंत का कारण बाढ़ या सूखा हो सकता है। मौसम के परिवर्तन ने इन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन को भी प्रभावित किया है। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का सबूत हैं कि इसको ढकने वाली बालू की परत जो शहर की सतह पर जम गई, जिसके कारण लोगों को ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। समझ लीजिए, इसके बाद आने वाली सभ्यताएं अलग अलग प्रकार की थीं। इनमें कृषि मतलब खेती, जो खेती करते हैं, कृषि की प्रधानता तथा थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी था। खेती हर पक्ष पर जोर शायद नवांगतुकों ने दिया होगा, जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए थे। ठीक है, समझ में आ गई बात। आर्यों का आना सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। भारत में ये कबीले और जातियाँ समय समय पर आती रहीं और भारत में ही रम गईं। सबसे बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के साथ हुआ, जो शायद सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे, अगुवाई करते थे उनकी, है ना। इस समन्वय व मेल जोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ।
जिसमें दोनों सभ्यताओं के तत्व स्पष्ट देखे जा सकते हैं। बाद में कई अन्य जातियों ने भी अपना प्रभाव इस संस्कृति पर छोड़ा। अब आया प्राचीनतम अभिलेख, धर्मग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी की सभ्यता से पूर्व भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेदों को ही माना जाता है। ठीक है, अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इन ग्रंथों को और अधिक पुराना माने। कुछ लोग कहते थे कि इनकी ऋचाएँ 1500 वर्ष पुरानी, 1500 ईसा पूर्व पुरानी हैं। कुछ कहते थे कि प्रायः बाद में हैं, लेकिन जब खुदाई हुई तो इनको और अधिक पुराना माना जाने लगा। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया शब्द कहा है। यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। वेदों और अवेस्ता क्या है बताया था, पारसियों का धर्म ग्रंथ है अवेस्ता। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत समानता है। ऐसा माना गया है कि वेद भारत में अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक नज़दीक हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है। तो ये प्राचीनतम अभिलेख जो लिखे हुए मिले उनसे हमें क्या पता चला, धर्म ग्रंथ और पुराण। धर्म ग्रंथ क्या, पुराण क्या है, वो थोड़ी सी बात बताई गई। अब आया वेद। वेद का क्या है, वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। ये दिमाग में उठा लीजिए, जिसका अर्थ है जानना। इसलिए वेदों का सीधा साधा मतलब है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें ना मूर्ति पूजा है और ना देव मंदिर। हिंदू लोग वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। पहला वेद अर्थात ऋग्वेद, बहुत प्राचीन वेद जो माना गया है, पहला वेद जो माना गया है वो कौन सा वेद है, वो है ऋग्वेद। शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है, शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें मानव मन के उद्गार तथा प्रकृति के सौंदर्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। वेद, इस ऋग्वेद में क्या मिलता है, यह प्रकृति की पहली पुस्तक है। इसमें मन के उद्गार और प्रकृति वर्णन, सौंदर्य मिलता है। यहाँ से भारत ने एक ऐसी तलाश शुरू की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। सभ्यता के शुरुआत में ही प्रबल और सहज कल्पना से उत्पन्न लोग जीवन के छिपे हुए रहस्यों को जानने के लिए सचेत हुए। इन सब चीज़ों के माध्यम से भारतीय लोग परलोक पारायण हैं, ये बहुत से पश्चिमी लेखकों का मानना है। भारत के लोग क्या हैं, परलोक परायण हैं, मतलब परलोक में विश्वास रखते हैं। पश्चिमी लेखकों को मानना हमें भारत में भी और दूसरे स्थानों की तरह विचार और कर्म की दो समांतर धाराएं विकसित होती दिखाई पड़ती हैं। एक जो जीवन को मानती हैं और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के गरीब और भाग्यहीन लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं। मतलब अपना जो क्या है, यह लोक है, लौकिक है, और दूसरा परलोक है जहाँ हम मृत्यु के बाद जाते हैं। जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते, यही बात गुलाम देश के लोगों पर भी लागू होती है। लेकिन अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर। लेकिन वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। जब भी भारतीय सभ्यता में बहारों ने कदम रखा तभी लोगों ने जीवन और प्रकृति में गहरा रस लिया। बहार सभ्यता में, बहार मतलब हमने जाना कि ज़िंदगी में अच्छा क्या है, सुंदर क्या है, तो हमने जाना कि प्रकृति में गहरा रस लिया। इन्हीं युगों में कला, संगीत, साहित्य, चित्रकला, गाने, नाचने की कला और रंगमंच आदि का विकास हुआ। कोई भी संस्कृति जो बुनियादी तौर पर, बुनियादी मतलब नींव, जिसकी नींव तौर पर पारलौकिकतावादी होगी, वह हजारों वर्ष तक कायम नहीं रह सकती। ये देखिए लाइन, गाने, नाचने की कला और रंगमंच का आदि का विकास हुआ। कोई भी संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी,
वह हजारों वर्ष तक का मतलब कि वह पारलौकिक तक ही उसकी मेन वो होगी, वो व्यक्ति नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बताते हैं कि जीवन में हर समय अगर हम पारलौकिकता अलौकिकता की बातें ही करेंगे तो ये जो चीज़ें बेसिक रूप से न्यू मजबूत होती है वही चीज़ें कायम रहती हैं। तो वही ये कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी। और आगे मैं कल पढ़ाऊँगी, ये याद रखिएगा। दिमाग में छोटी छोटी चीज़ें जब आप पढ़ लेते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें आप दिमाग में रखिए। प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों में देखिए कि सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी में भारत की सबसे पहली तस्वीर की जानकारी आपको कल बताई थी मैंने। आर्यों का आगमन, समन्वय, है ना। प्राचीनतम ग्रंथ वेद क्या है, वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, वेद का अर्थ क्या हुआ, ये आपको दिमाग में। अब इसको ज़रूरत नहीं है कि बार बार बोला जाए, आपको लिख लिख के याद दिलाया जाए, आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे हम कल पढ़ाएंगे, तब तक नमस्कार।